जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी हमारे F3 के स्टूडेंट्स, FFA के स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, ये पार्ट सी है प्यारे दोस्तों, लेक्चर 24 का इन्वेंट्री प्यारे दोस्तों हमने स्टार्ट की थी। प्यारे दोस्तों इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा मेरे प्यारे भाई। जी कल हमने प्यारे भाई कुछ मेथड्स की बात की थी, इन्वेंट्री के सिस्टम की बात की थी, पीरियोडिक और परपेचुअल, कॉन्टिन्यूस, वेटेड एवरेज मेथड। फिर प्यारे दोस्तों मेथड में एक्चुअल कॉस्ट था जिसे यूनिट कॉस्ट कहते हैं बच्चों। जी फिर उसके बाद फाइफो में क्या होता है जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक पहले आया वो उसी रेट पे पहले जाएगा बच्चों। और प्यारे दोस्तों एफओ क्या प्यारे दोस्तों, वेटेड एवरेज। प्यारे दोस्तों इसमें दो अब सिस्टम है, पीरियोडिक है, परपेचुअल है, दोनों में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो तो है ना मेरे प्यारे भाई फाइफो, इसमें तो चाहे सिस्टम पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, हमेशा बच्चों आंसर जो है बच्चों सेम आया करेगा, हमेशा हमेशा। एफको में एक सिस्टम है पीरियोडिक, एक सिस्टम है परपेचुअल। प्यारे दोस्तों हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमने किए थे मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक, सही है, परपेचुअल के मुताबिक। पीरियोडिक के मुताबिक भी इंशाल्लाह कर लेंगे प्यारे दोस्तों, परपेचुअल के मुताबिक लंबा छोटा सा कार्ड बनता है। अच्छा आगे आए बच्चों, आगे आए। प्यारे दोस्तों हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट होता है, किस सिस्टम में मेरे प्यारे दोस्तों, परपेचुअल में। पीरियोडिक में ऐसा नहीं है, पीरियोडिक में आपने क्या करना है जी, टोटल कॉस्ट पकड़नी है, जितने यूनिट्स पहले से पड़े थे आपके पास, नहीं पड़े तो जितनी दफ़ा परचेजेस हुई उनको ऊपर रखें, प्यारे दोस्तों कॉस्ट के ऊपर रखें, नीचे टोटल यूनिट्स रखें, आपके पास एक रेट आ जाएगा। जो रेट आएगा बच्चों, उतने नंबर ऑफ यूनिट्स जितने बचे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें। जो रेट आएगा जितने यूनिट्स इशू हो गए हैं उससे मल्टीप्लाई करें तो एक्सपेंस आ जाएगा। बचे हुए यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे दोस्तों आपके पास बच्चों एसेट आ जाएगा, मतलब इन्वेंट्री आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। जितने यूनिट चले गए हैं बच्चों, इशूड हो गए हैं प्यारे दोस्तों, उससे इशुएंस कॉस्ट आ जाएगी जी। मिसाल के तौर पे 400 यूनिट्स हैं, फिर 100 और फिर बच्चों 300, 9 यूनिट सोल्ड बच्चों। अब पीरियोडिक में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, 40,000 ये वाले यूनिट्स, फिर परचेज किए 15,000, फिर परचेज किए बच्चों 60,000, डिवाइड कर दे प्यारे दोस्तों, बार बार आपने रेट अपडेट नहीं करना, 400 प्लस 100 प्लस बच्चों 300। प्यारे दोस्तों आपके पास रेट आएगा 143.75। यूनिट्स एक भी सेल नहीं हुआ तो सारे यूनिट्स ही आपके पास पड़े हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 800 यूनिट्स के साथ, प्यारे दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे चांद। अब ये क्या है बच्चों, पीरियोडिक। इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीरियोडिक में पीरियड एंड के ऊपर जाके एक ही दफ़ा रेट अपडेट होगा, आपने कोई सेल सूल कोई कुछ नहीं माइनस करना बच्चों, इसमें से कोई चीज़ माइनस करने की बच्चों आपको ज़रूरत मेरे चांद नहीं है। डन है बच्चों जी। अच्छा बच्चों 1 मिनट दीजिएगा बस, ये क्या हो गया इसको, जी बच्चों। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, इसके इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जरा इधर देखिएगा, अगर है फाइफो, क्या है बच्चों, फाइफो में चाहे पीरियोडिक सिस्टम है चाहे प्यारे दोस्तों परपेचुअल, आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपने नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं, जितने यूनिट्स बचे हुए हैं। बचे हुए यूनिट्स का मतलब है जितने आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में हैं, अगर वो निकालेंगे प्यारे दोस्तों, या फिर आप इशूड निकालेंगे, दो रिक्वायरमेंट्स होंगी। इससे आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट, इससे मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट या इशूड प्राइस, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। अब आपने देखना है कौन से वाले यूनिट्स पड़े हैं फाइफो में। फर्स्ट जो पहले वाले हैं वो चले गए हैं, ये जाने वाले बच्चों, पहले वाले चले गए, एंड पे जो पड़े होंगे वो ये वाले पड़े होंगे, एंड पे क्लोजिंग ये पड़े होंगे, एंड वाले यूनिट्स। कहता जी क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकाल दें, क्लोजिंग स्टॉक कितने पे पड़ा ये निकाल दें। सॉरी बच्चों, अजम्पशन ये होगी पहले जो यूनिट्स आ रहे थे वो जो जिस रेट पे थे वो चले गए, सही है बच्चों, ये जाने वाले, ये एंड पे पड़े हुए। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स जो बचे हैं वो निकाल लेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक का पूछा तो बचे हुए यूनिट्स, और अगर उसने पूछा इशूड यूनिट्स जितने चले गए वो वाले। अब सवाल ये है, फिर आपने रेट पर यूनिट से इससे नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब रेट पर यूनिट का मतलब क्या,
अगर तो पूछता है क्लोजिंग स्टॉक तो एंड वाले लेटेस्ट वाले यूनिट्स की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। सही है बच्चों। और अगर आपसे कहता है प्यारे दोस्तों के आपने क्या करना है जी, इशूड वाले, तो इशूड का मतलब क्या होगा प्यारे दोस्तों, जो यूनिट्स चले गए हैं बच्चों उनसे मल्टीप्लाई करना। मिसाल के तौर पे प्यारे भाई इधर आता हूं मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ। फाइफो में कभी भी मेथड नहीं देखते, उम्मीद है शायद मैंने कल भी आपको करवाई हो बच्चों प्रैक्टिस इसकी जी। इधर क्वेश्चन होने तो चाहिए, ये रे बच्चों, मेरे ख्याल कल भी शायद करवाई थी जी। कहता जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इन्वेंट्री। प्यारे दोस्तों ठीक हो गया सर जी, मसला ही कोई नहीं सर। अच्छा बच्चों, अब मेरे प्यारे भाई वो क्या कहना चाह रहा है, कहता ऑन फर्स्ट फेब इतने यूनिट्स हमारे पास पड़े थे 2.5 पे। कहता था फॉलोइंग सेल एंड परचेज। प्यारे भाई फिर 40 यूनिट्स आ गए इस रेट पे, फिर बच्चों सेल हो गए, फिर ये अब एंड पे बचे कितने, इधर देखें, ये बच्चों एक ओपनिंग और 2 दफ़ा परचेज हुई, ये 2 चले गए। प्यारे दोस्तों अब जो यूनिट्स बचे हैं प्यारे दोस्तों वो कितने हैं, ये 100 है। अब आपने देखना किस में से बचे। अब बचे हुए जो होंगे ना वो लेटेस्ट वाले इस रेट पे 2.70, ये तो 60 हैं। अब 40 कौन से होंगे इस रेट पे। डन है बच्चों। इस तरह करके ये आएगा बच्चों, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, ये आपके पास प्यारे दोस्तों जवाब आ जाएगा। डन है बच्चों। इधर जवाब दोनों को ऐड कर लें। ये बच्चों फाइफो में सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, और भी इंशाल्लाह के क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा वापिस आए प्यारे दोस्तों इधर बच्चों, अब कहता है एवको के रूल्स क्या हैं। एवको रूल्स, रेट ओनली अपडेट, कहता है रेट सिर्फ तब अपडेट होता है जब विद द परचेज ट्रांजेक्शन, जब नई शिपमेंट आएगी सिर्फ तब रेट को अपडेट करना है वो कार्ड में। अदरवाइज बिला वजह रेट अपडेट करने की जरूरत, अदरवाइज रेट अपडेट होगा ही नहीं बच्चों। रेट अपडेट कब होता है, रेट अपडेट होता है, इधर देखें हमारे पास 10 यूनिट्स पड़े हैं और उनकी कॉस्ट भी 10 है तो 100 बच्चों, मजीद 20 यूनिट्स आए और वो सारे 10 पे हैं तो बच्चों ये 200। आप जब टोटल क्लोथिंग स्टॉक निकाल लेंगे 300, इधर आएगा 30 बच्चों, तो ये 10 का 10 ही रेट रहेगा, रेट अपडेट नहीं होगा। अगर यूनिट चले गए बच्चों मिसाल के तौर पे 15, तो भाई ये 10 पे जा रहे होंगे ना 150, रेट कभी भी अपडेट नहीं होगा। 150 बच्चों, इधर 15 बच्चों, ये लो बच्चों। कहता परचेज रिटर्न होगी 5 यूनिट्स की, परचेज रिटर्न की वजह से यूनिट्स कम होंगे। तो ठीक है बच्चों परचेज रिटर्न है क्या है मेरे प्यारे। अब दोनों का रेट सेम है बच्चों, इधर भी 10 ही होगा ना। ये लो बच्चों, उम्मीद है मैं बात समझा पा रहा हूँ आपको। अगली शिपमेंट आई बच्चों 20 यूनिट्स की 15 रुपये, अब रेट होगा मेरे प्यारे भाई अपडेट। और सही है जी, इधर 100 आया था, इधर 10, अब इधर 30 आएगा, इधर 400, इधर अब जो रेट आएगा इन दोनों के दरमियान आ रहा होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए। कहता जी इशुएंस इज ओनली मेड ऑन कॉस्ट। कहता जब आपने इशुएंस करनी है ना तो आपने प्यारे भाई सेल को नहीं लेना, आपने कॉस्ट लेनी है, ये इशुएंस। डन है बच्चों। ये तो मैंने परचेज रिटर्न की थी, परचेज रिटर्न की वजह से यूनिट्स कम होते हैं जी। कहता क्लोजिंग स्टॉक इज आइडेंटिकल अंडर बोथ पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूस इफ। सर जिस तरह आपने बताया कि परपेचुअल में जवाब सेम आया करेगा हमेशा, क्या कोई तरीका है कि जी एवको में भी जवाब सेम आए। हाँ है, अगर परचेज का रेट चेंज नहीं हो रहा और सिर्फ एक परचेज है और कोई इशुएंस क्वेश्चन में नहीं है तो रेट हमेशा सेम होगा। मिसाल के तौर पे एक परचेज है, सिर्फ एक परचेज है, ये ओपनिंग एक परचेज, तो प्यारे दोस्तों रेट चेंज नहीं होगा, मतलब जवाब पीरियोडिक और परपेचुअल में सेम आएगा। मिसाल के तौर पे अब मैं सब रेज कर रहा हूँ बच्चों, सब रेज कर रहा हूँ जी। इधर देखें मिसाल के तौर पे ये हमारे पास यूनिट्स पहले से पड़े थे या हमने अभी परचेज किए 20 यूनिट्स 15 रुपये। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड। जी 430 प्यारे दोस्तों, 400 डिवाइड बाई 30, 13 पॉइंट प्यारे दोस्तों 33। ठीक है। अब प्यारे दोस्त इधर
इधर 10 सॉरी इधर आएगा जी पीरियोडिक में कैसे करेंगे, ये तो परपेचुअल कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड है ना, यानी पीरियोडिक में क्या होगा, इधर रेट इतना आ रहा है ना, पीरियोडिक में भी यही होगा बच्चों 100 + 300, क्योंकि भाई देखो ना रेट एक दफ़ा अपडेट किया आपने बस, तो बार बार रेट अपडेट नहीं हो रहा, इधर भी एक ही दफ़ा कर रहे हो। यूनिट्स हैं इधर 10, इधर हैं 20, आप करें कैलकुलेट, ये आएगा बच्चों रेट। अगर कोई इश्यूएंस नहीं है, रेट सिर्फ एक दफ़ा अपडेट हो रहा, परचेजेज जितनी मर्जी है, रेट एक दफ़ा अपडेट हो, यानी अगली सारी परचेजेज इस पे करते जाओ, बस फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों का जवाब सेम। या फिर प्यारे दोस्तों परचेजेज जितनी दुनिया जहान की हैं रेट सेम रेट में है, बट फिर भी जवाब दोनों में सेम आएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों, कॉस्ट के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कुछ नहीं होती। IAS 16 वाला कॉन्सेप्ट अगर शायद आपको याद हो बच्चों, IAS 16 प्यारे दोस्तों, ये सार 99% वही है। इनिशियल परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट ऐड होगी, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे ऐड होगी, या कोई और बच्चों जो कि ज़रूरी थी बच्चों इन्वेंट्री को चीज़ों को परचेज करने के लिए, कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर खुद चीज़ों को बना रहे हैं तो बच्चों जो मटीरियल आपने खरीदा उसके ऊपर लेबर ने जितना काम किया उनको जो पैसे दिए, प्लस ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस जहाँ चीज़ बन रही है उसका बिजली का बिल वगैरह, सही है बच्चों, रेंट वगैरह, वो चीज़ें। जिस तरह बच्चों हमने पढ़ा था उधर, क्या उसका नाम है IAS 16 में, उधर प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बताया था एक होता है जनरल ओवरहेड्स, एक होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल साइट ओवरहेड्स, ये तकरीबन वही बात कर रहे हैं। रिफंडेबल टैक्स ऐड नहीं होते, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड नहीं होती, जो कि ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को बनाने के लिए। डिस्काउंट प्यारे दोस्तों, रिबेट्स कभी ऐड नहीं होंगी, हाँ, बल्कि ये तो माइनस होंगी। क्या होंगी बच्चों, रिबेट का मतलब है सब्सिडी, ये तो चीज़ की अगर गवर्नमेंट ने, आपने कोई चीज़ खरीदी, गवर्नमेंट ने रिबेट सब्सिडी दे दी तो माइनस करेंगे। वारंटी इंश्योरेंस कॉस्ट, ये तो पीरियड कॉस्ट है, ये कभी चीज़ की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। ऑपरेशनल लॉसेज, जनरल ओवरहेड्स, ये वो एबनॉर्मल वेस्टेज वगैरह कभी चीज़ का कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। डन है बच्चों? अच्छा जी, अच्छा ये छोटा सा डिफरेंस कॉन्टिन्यूस वर्सेस पीरियोडिक, बच्चों ये तो आपने पढ़ा भी, आपको याद भी होगा, भी हमने शायद डिस्कस भी किया हो, लेजर कार्ड आपको याद होगा। कॉन्टिन्यूस में हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट, बैलेंस रेट नहीं कह रहा, बैलेंस अपडेट होता है क्लोजिंग स्टॉक का, सिर्फ एक ही दफ़ा अपडेट होगा बच्चों, जब आप पीरियड एंड पे आएंगे तब कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों ये ज़्यादा बेहतर सूटेबल, मैं ये नहीं कह रहा कि करना ही ये है, सूटेबल ज़्यादा है अगर इन्वेंट्री में फ्यूअर ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर बार बार ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं तो पीरियोडिक बेहतर है, परपेचुअल बेहतर नहीं है। परपेचुअल में बार बार चीज़ें अपडेट होती हैं, गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सूटेबल है जब महंगी चीज़ें हैं, खदशा है बच्चों की चीज़ें की आगे पीछे ना हो जाए, फीवर ट्रांजेक्शन्स हैं, मूवमेंट कम है। अगर छोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं, लो वैल्यू आइटम्स हैं बच्चों और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, फिर पीरियोडिक बेहतर है। अच्छा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर है ना, इसमें आपको ना वो लेजर कार्ड से मिलेगी, अभी जो हमने बनाया। इधर फिजिकली जाके आपको बच्चों काउंट करना पड़ेगा पीरियोडिक में। आप परपेचुअल में भी स्टॉक काउंट कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है प्यारे दोस्तों, स्टॉक काउंट तो कर लेंगे आप, स्टॉक काउंट कर सकते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों आपके पास ऑलरेडी स्टॉक भी पड़ा। इधर बच्चों अगर फिजिकल स्टॉक काउंट कर किया आपने, तो वो वेरिफिकेशन पर्पस के लिए होगा। इधर स्टॉक आएगा ही फिजिकल काउंट से, मतलब काउंट करने से। फिजिकल करें या वर्चुअल करें, कहीं किसी और जगह पे बैठ के बच्चों कैमरास लगा लें, लैपटॉप मतलब के वीडियो कॉल पे, या जैसे भी बच्चों। आखिरी बात, ये आखिरी बात बच्चों, ये तो भी रहने दें, ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। हम इन्वेंट्री अपने पास चीज़ें क्यों रखते हैं, ताकि डिमांड पूरी कर सकें। इकोनॉमी ऑफ स्केल, चीज़ें इसलिए अपने पास एक ही दफ़ा ला के रख लेते हैं ताकि जब बल्क में चीज़ें खरीदते हैं तो बच्चों सस्ती मिलती हैं, इसलिए अपने पास रखते हैं। कल को जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो हमें बेनिफिट होगा, हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें पड़ी होंगी और हम स्टॉक आउट नहीं होंगे। आगे बच्चों, एक है ओपनिंग स्टॉक, एक है क्लोजिंग स्टॉक। जो है ना क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक वो एक्सपेंस नहीं है। आपने 10 यूनिट्स खरीदे बच्चों, उसमें से 2 अभी बचे हैं, तो आपने एक्सपेंस को कम करना है। क्यों कम करना? चूंकि इसने हमें बेनिफिट देना है बच्चों अगले काउंटिंग पीरियड में। आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों, जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स हैं उससे एक्सपेंस कम होगा,
ठीक है बच्चों। और आपका एसेट स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि एनी इकोनॉमिक रिसोर्स दैट विल प्रोवाइड बेनिफिट इन द फ्यूचर, वो एसेट होता है बच्चों। एसेट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक की वजह से, ओपनिंग स्टॉक, अब ये आपने पिछली दफा इसे एसेट बनाया था ना, अब इस साल अजम्पशन है कि इसने बिक जाना है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा और एसेट आपका क्या होगा बच्चों, कम होगा। उम्मीद है मेरे चांद मेरी बात समझ गए हैं। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ये देख लें भाई। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है, प्लस बच्चों परचेजेस। जो स्टॉक आपने दुकान बंद की, जो स्टॉक आपके पास शुरू में पड़ा वो प्लस परचेज कर ली, माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरीज इन, मैं वो नहीं कर रहा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से एक्सपेंस क्या होता है, कम, ये एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की वजह से बढ़ता है। जब ओपनिंग स्टॉक की वजह से एक्सपेंस बढ़ेगा, प्लस हो रहा है ना, तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, कम। इधर तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट कम, जाहिर सी बात है प्रॉफिट ने कैपिटल में ऐड होने, तो नेट एसेट भी कम और इधर नेट एसेट ज्यादा। डन है बच्चों। ये मेरा चांद देख लेना जरा, ये देखें प्यारे दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक क्या है बच्चों, देखो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के, और कॉस्ट ऑफ सेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो इधर से देख भी सकते हैं ना, ये मैंने इक्वेशन बनाई है। प्यारे भाई इधर, इधर बच्चों इधर, जाहिर सी बात है प्यारे दोस्तों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है प्यारे दोस्तों। अब प्रॉफिट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, डायरेक्ट है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट के साथ, और कॉस्ट, और बच्चों ओपनिंग स्टॉक का इन्वर्स रिलेशन है। मेरे साथ उम्मीद है बात समझ गई होगी। अच्छा, एसओएफपी में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में क्या जाएगा, अगर आप चीज़ों को खुद बना रहे हैं बच्चों। मटेरियल मेरे दोस्तों जो आपने खरीदा उसका स्टॉक, वो भी एसेट है। अगर चीज़ें पूरी नहीं बनी और अकाउंटिंग पीरियड के एंड आ गया, तो जितनी की बनी है 50-60% वो स्टॉक, वो भी एसेट है। और जो एंड पे बच गया बच्चों, सॉरी, और जो चीज़ें मुकम्मल तौर पे बन चुकी हैं वो भी स्टॉक है बच्चों, वो भी एसेट है। प्यारे दोस्तों इधर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, चीज़ को बेचने का खर्चा। ये क्या होता है, जो पहले स्टॉक पड़ा ओपनिंग, वो प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये बाद में इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट है एनआरवी, ये तो अभी नहीं आप पढ़ सकते।